क्वेश्चन है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 36.66%। तो यहाँ पर अगर हम इसी प्रतिशत से प्रश्न को हल करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी। तो अब हमें क्या करना होगा, इस प्रतिशत को हमें बदलना होगा भिन्न में। लेकिन भिन्न में बदलना भी थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो किस तरीके से हम यहाँ पर इसको भिन्न में बदले। तो 36.66% को हम लिख सकते हैं 20% प्लस 16.66%। इस तरह से हम यहाँ पर 36.66% को दो भागों में तोड़ सकते हैं और ये हो जाएगा 20% प्लस 16.66%। तो 20% को तो अब भिन्न में बदलना बिल्कुल आसान। हमें क्या करना होगा, 20 लिखना होगा। परसेंट के चिन्ह को हटाकर हम बट्टे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि 16.66% दिया हुआ है, तो इसका भिन्न रूप क्या होता है। आपको पता है कि जो 1/6 होता है उसको अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हम 100 का गुणा करते हैं। और जब आप यहाँ पर 2 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा 3। और जब 50 में आप 3 से भाग दोगे तो ये जाएगा 16.66%। तो यहाँ पर अब आप ये समझ सकते हो कि जो ये 16.66% है, इसका भिन्न रूप क्या होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि 16.66% के स्थान पर हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। और आपको ये भी तो पता है कि 20/100 को जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 के बराबर। तो जो 36.66% है, ये किसके बराबर है, यहाँ पर 20% तो किसके बराबर है, 1/5 के। और यहाँ पर ये 16.66% किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 5 और 6 का लैसे कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ये आपको हल करना आता होगा। 6 और 5 कितना होगा, 11 होगा और बट्टे में आ जाएगा 30। तो अब आप सिर्फ इतना समझिए कि 36.66 जो यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ था, इसका जो भिन्न रूप होता है वो 11/30 के बराबर होता है। तो अब हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि जो 36.66% यहाँ पर दिया हुआ था, जिसके कारण हमें सवाल को हल करने में कठिनाई हो रही थी। तो अगर हमने इसका भिन्न रूप निकाल लिया है तो वो किसके बराबर आया है, 11/30 के बराबर आया है। तो यहाँ पर तो अब हम लिखते हैं क्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिखते हैं विक्रय मूल्य। तो अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, तो यहाँ पर जो ये 900 रुपये दिया हुआ है ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है। तो 900 रुपये में बेचने पर क्या होता है, एक व्यक्ति को ना उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। तो यहाँ पर जो ये हमने 36.66% यहाँ पर भिन्न के बराबर लिखा है, और ये क्या भिन्न है, यहाँ पर 11/30 है। तो यहाँ पर जो ये बट्टे में 30 लिखा हुआ है, ये तो क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य है। क्योंकि यहाँ पर जो ये हानि दी हुई है ये विक्रय मूल्य पर दी हुई है, तो बट्टे में लिखी हुई संख्या को हमें मानना होगा विक्रय मूल्य। तो 30 का 36.66% क्या होता है, 11 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हानि हुई है वो 11 यूनिट की हुई है। अब आप ये समझिए कि अगर किसी वस्तु को 30 यूनिट में बेचा जा रहा है और उस स्थिति में 11 यूनिट की हानि हो रही है, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि उस वस्तु को खरीदा कितने में गया होगा। जो 30 यूनिट में बेचने पर हानि भी हो रही है और 11 यूनिट की हानि हो रही है, तो उस वस्तु को 41 यूनिट में खरीदा गया था। 41 यूनिट में खरीदा गया था, लेकिन उस वस्तु को बेचा कितने में गया है, 30 यूनिट में बेचा गया है। इसी कारण यहाँ पर 36.66% की हानि हो रही है, या फिर आप समझिए कि 11 यूनिट की हानि हो रही है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो बट्टे में 30 लिखा हुआ है उसको हमें विक्रय मूल्य ही मानना है, क्योंकि ये जो हानि दी हुई है ये विक्रय मूल्य पर दी हुई है। जब हमने यहाँ पर विक्रय मूल्य 30 यूनिट मान लिया तो फिर हमें ये समझ में आया कि 30 का 36.66% तो 11 के बराबर होता है, यानी कि 11 यूनिट की हानि हो रही है। और 11 यूनिट की हानि तब हो सकती है जब वस्तु को खरीदा तो 41 यूनिट में जाए और बेचा कितने में जाए, 30 यूनिट में बेचा जाए। तो यहाँ पर अब
हमें पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में 900 रुपये क्या है, 900 रुपये ये विक्रय मूल्य है और यहाँ पर जो हमने 36.66% से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाला है तो उसमें विक्रय मूल्य कितना आया है, 30 यूनिट आया है। तो इसी 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 900 के बराबर है। तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमें 41 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 30 यूनिट से यहाँ पर 900 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पर 30 का गुणा करेंगे तो 30 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। उसी प्रकार 41 में भी हमें 30 का गुणा ही करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 41 गुणा 30 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1230 रुपये। अब आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 1230 रुपये। क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था, क्रय मूल्य कितना आया है, 1230 रुपये आया है। क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब इस वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 कीमत पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में ये दिया गया है कि अगर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाएगा तो है 37% की यहाँ पर हानि होगी। लेकिन अगर इसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 19/12 कीमत पर बेचा जाएगा तो उस स्थिति में लाभ होगा और हमें प्रश्न में लाभ प्रतिशत क्या होगा यही ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है विक्रय मूल्य का 7/8 और यहाँ पर लिखा हुआ है विक्रय मूल्य का 19/12। तो जो यहाँ पर 7/8 है ये भिन्न है, 19/12 यहाँ पर ये भी भिन्न है। तो यहाँ पर अगर हमें अच्छे से प्रश्न को समझना है, क्योंकि अभी हम नहीं समझ पा रहे कि 7/8 19/12, अगर यहाँ पर ये जो हर में 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, अगर इस हर को हम बराबर कर देंगे ना तो शायद हम प्रश्न को आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमें हर बराबर करना है, तो 8 और 12 का लैसे 24 होगा। तो हम यहाँ पर हर को 24 बना देते हैं। तो 8 को 24 बनाने के लिए यहाँ पर 3 का गुणा करना होगा, तो यहाँ पर हमें 7 में भी 3 का ही गुणा करना होगा। और 12 को 24 बनाना है तो यहाँ पर 2 का गुणा, तो यहाँ पर भी हमें 2 का ही गुणा करना होगा। तो ये जो यहाँ पर 7/8 भिन्न दी हुई थी, अब इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो ये यहाँ पर नहीं भिन्न हो जाएगी 21/24। और यहाँ पर जो ये 19/12 है इसमें हमने 2 का गुणा किया है अंश और हर में, तो यहाँ पर ये भिन्न हो जाएगी 38/24। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो ये 7/8 है ये किसके बराबर हो गया, 21/24 के बराबर हो गया। और जो ये 19/12 दिया हुआ है ये किसके बराबर हो गया, 38/24 के बराबर हो गया। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो ये 7/8 है इस भिन्न में तो हमने 3 का गुणा किया है, तो ये हो गया 21/24 के बराबर। और जो ये 19/12 है इस भिन्न में हमने 2 का गुणा किया है और ये भिन्न क्या हो गई है, 38/24। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर अगर वस्तु का यहाँ पर जो भिन्न आई है वो 21/24 और क्या आई है, 38/24। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत यानी कि 21/24 कीमत। तो अगर यहाँ पर हम विक्रय मूल्य को 24 मानेंगे ना, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर वस्तु को विक्रय मूल्य पर ना बेचकर विक्रय मूल्य के 7/8 यानी कि अगर विक्रय मूल्य 24 यूनिट है तो कितना, 21 यूनिट में अगर वस्तु को बेचा जा रहा है तो उस स्थिति में तो 37% की हानि हो रही है। और अगर विक्रय मूल्य 24 यूनिट है तो 24 यूनिट में ना बेचकर अगर वस्तु को 38 यूनिट पर बेचा जा रहा है यानी कि विक्रय मूल्य के 19/12 कीमत पर बेचा जा रहा है, तो उस स्थिति में कितना लाभ होगा, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको ये समझ में आ गया 7/8 यानी कि 21/24 और 19/12 यानी कि 38/24। तो यहाँ पर दो विक्रय मूल्य की बात हो रही है। अगर हम एक विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेच रहे हैं तो उस स्थिति में तो हानि हो रही है 37% की, तो ये तो हानि वाला विक्रय मूल्य होगा। और एक ऐसी स्थिति है यहाँ पर विक्रय मूल्य की 19/12 कीमत पर अगर वस्तु को बेचा जाता है ना, तो उस स्थिति में लाभ होगा।
तो यहाँ पर हमें यही ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको ये तो पता है कि विक्रय मूल्य कितना मान रहे हैं हम, जो बट्टे में लिखा हुआ है 24, इसको तो हम मान रहे हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो हानि हो रही है उस स्थिति में वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 21/24 भिन्न है ना, तो यहाँ पर 24 यूनिट तो क्या है, ये तो वास्तविक विक्रय मूल्य है। लेकिन वास्तविक विक्रय मूल्य पर वस्तु को नहीं बेचा जा रहा है, वस्तु को बेचा जा रहा है 21 यूनिट में, तो उस स्थिति में हानि हो रही है। और दूसरी स्थिति यह है कि वस्तु को 24 यूनिट में ना बेचकर वस्तु को बेचा जा रहा है 38 यूनिट में, तो यहाँ पर ये लाभ वाली स्थिति है। उस स्थिति में वस्तु को बेचा जा रहा है 38 यूनिट में। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब आप यहाँ पर मान सकते हो कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट है तो आप यहाँ पर ये सोचिए कि अगर 21 यूनिट में वस्तु को बेचा जाता है ना, तो उस स्थिति में 37% की हानि होती है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होगा ना कि 37% हानि, यानी कि 63 रुपए में वस्तु को बेचा गया होगा। तभी तो 37% की हानि हो सकती है ना। अगर 100 रुपए में वस्तु को खरीदा गया है और 63 रुपए में बेच दिया जाए, क्योंकि 100 में से अगर आप 37 घटाओगे तो फिर कितना आएगा, 63 ही तो आएगा, और 37% घटा दोगे तो यहाँ पर 63 यूनिट ही आएगा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर अगर वस्तु को 63 यूनिट रुपए में बेचा जाता है तो उस स्थिति में 37% की हानि होती है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो ये 21 यूनिट है ये भी वस्तु का विक्रय मूल्य है, और जो ये 63 यूनिट है ये भी वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर जो ये 63 यूनिट हमने मूल्य निकाला है, ये कैसे निकाला है, ये हमने वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट को मानकर निकाला है। और जो यहाँ पर ये 21 यूनिट आया है ये कैसे आया, ये भी आपको पता है कि विक्रय मूल्य का जब हमने 7/8 किया तो उस स्थिति में ही हमने विक्रय मूल्य 24 यूनिट माना। तो यहाँ पर 21 यूनिट में जब वस्तु को बेचा गया ना, उस स्थिति में 37% की हानि हो रही थी। तो यहाँ पर जो ये 21 यूनिट है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 63 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर 21 में 3 का गुणा ही तो किया होगा, तभी तो 63 आया है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 38 में भी 3 का गुणा कर दे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य कितना आएगा, लेकिन यह विक्रय मूल्य उस स्थिति में होगा जब क्रय मूल्य 100 रुपए होगा। आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ पर जो ये 63 यूनिट लिखा हुआ है ये कैसे आया। प्रश्न में दिया हुआ था कि 37% की हानि होती है, तो हमने वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट माना, तो उस स्थिति में 63 रुपए क्या आ गया, वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। और 21 यूनिट भी क्या था, उसी स्थिति में विक्रय मूल्य था जिस स्थिति में 37% की हानि हो रही थी। तो ये दोनों विक्रय मूल्य ही है। तो 21 यूनिट किसके बराबर है, 63 रुपए के बराबर हो गया, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 3 रुपए आ गई है। तो यहाँ पर भी अगर हम 38 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, ये आपको पता है कि 38 का गुणा 3 में करने पर कितना आएगा, 114 आएगा। जब आपको पता है कि 100 यूनिट यहाँ पर हमने वस्तु का क्रय मूल्य माना है और अगर वस्तु को बेचा जा रहा है, क्योंकि ये 114 रुपए जो आया है ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन ये उस स्थिति में विक्रय मूल्य है जिस स्थिति में यहाँ पर हमने 63 रुपए निकाला है। और ये 63 रुपए कैसे आया, जब वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मानेंगे तो उस स्थिति में जब 37% की हानि होगी तो वस्तु का यहाँ पर विक्रय मूल्य 63 यूनिट आएगा। और उसी स्थिति में हमने निकाला कि 38 में 3 का गुणा करने पर 114 रुपए आया है। जब वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और वस्तु को बेचा गया है 114 रुपए में, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि 100 रुपए की वस्तु है, 114 रुपए में वस्तु को बेचा जा रहा है, तो लाभ यहाँ पर हो रहा है 14 रुपए का। अगर आपको प्रतिशत में आंसर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आपको लिखना होगा यहाँ पर, आपको पता है कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य आपने माना था वो तो कितना माना था, 100 रुपए माना था, और आपका जो यहाँ पर विक्रय मूल्य आया है वो कितना आया है, 114 रुपए आया है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि लाभ कितने का हो रहा है, 14 का हो रहा है। बट्टे में हम क्रय मूल्य रखेंगे और मल्टीप्लाई हमें 100 से करना होगा, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है 2400 रुपये समान मूलधन पर 4 वर्ष में राम और श्याम से प्राप्त साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 36 रुपये है। उनके वार्षिक ब्याज की दर में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ है कि राम से प्राप्त और श्याम से प्राप्त जो साधारण ब्याज है उसमें अंतर कितने का है, 36 रुपये का है। और ये जो ब्याज में अंतर आया है ना, ये 4 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुई है उनमें अंतर कितने का आया है, 36 रुपये का आया है। प्रश्न में दिया हुआ है कि मूलधन कितना है, 2400 रुपये है। तो आप ऐसा समझिए कि 2400 रुपये मूलधन है और 2400 रुपये मूलधन है तो राम के द्वारा 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है और जो यहाँ पर श्याम के द्वारा 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, उन दोनों के ब्याज में जब हमने डिफरेंस निकाला तो वो डिफरेंस कितना आया, 36 रुपये आया। तो अब प्रश्न में तो ये पूछा जा रहा है कि ये अंतर आया है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ पर अगर मूलधन समान है और समय भी समान है तो ब्याज में अंतर कैसे आ सकता है। ब्याज में अंतर इसीलिए आया है क्योंकि दोनों की जो दर है ना उसमें अंतर होगा। जब दर में अंतर होगा तभी यहाँ पर ब्याज में अंतर आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर मूलधन समान है, समय भी 4 वर्ष का है, तो ब्याज में अंतर नहीं आता। अगर दर समान होती तो दोनों के द्वारा जो ब्याज प्राप्त होती वो ब्याज भी समान होती। लेकिन ब्याज में अंतर इसीलिए ही आ रहा है कि दोनों की दर में अंतर है। अगर दर में अंतर है तो वही तो हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि वार्षिक ब्याज की दर में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको अब इतना समझ में आ गया है। तो यहाँ पर अब दर तो प्रश्न में नहीं दी हुई और हमें क्या ज्ञात करना है कि वार्षिक दर में अंतर कितना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो राम ने रुपए उधार लिए थे तो वह किस दर पर लिए थे, R1% पर लिए थे। लेकिन ये दर जो हम यहाँ पर मान रहे हैं ना, ये वार्षिक दर है, आप इस तरह से मान सकते हो। और श्याम के द्वारा जो धन उधार लिया गया था तो श्याम ने किस दर पर धन उधार लिया था, R2% दर पर। लेकिन ये भी दर कैसी है, वार्षिक दर है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है, 100 रुपये है। तो यहाँ पर हम राम के द्वारा प्राप्त जो ब्याज है 1 वर्ष का वो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राम की जो दर है यहाँ पर वो कितनी है, R1% है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, R1 ही हो जाएगा। जैसे कि अगर दर यहाँ पर 5% वार्षिक होती ना और हम यहाँ पर 100 रुपये मूलधन मानते हैं तो 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दर नहीं दी हुई ना, हमने यहाँ पर आंसर निकालने के लिए R1 माना है दर को। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, R1 यूनिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर मूलधन 100 यूनिट है ना, तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज जो राम के द्वारा राम से प्राप्त हुआ है वह साधारण ब्याज 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि राम के द्वारा जो प्राप्त ब्याज है वो कितना है, R1 है। इसी प्रकार हम श्याम के द्वारा जो प्राप्त ब्याज है 1 वर्ष में वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने श्याम ने जो धन उधार लिया था उसकी दर भी तो हमने मानी है ना, R2%। तो श्याम के द्वारा जो प्राप्त यहाँ पर धन साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। और अगर अब आप ब्याज में अंतर निकालोगे तो अब आप ये बता सकते हो ना कि ब्याज में अंतर कितना होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि दोनों का ब्याज कितना कितना है। आपको पता है कि राम से जो प्राप्त ब्याज है वो कितना है, R1 है, और श्याम से जो प्राप्त ब्याज है वो R2 है। तो ब्याज में अंतर निकालना है तो हम यहाँ पर R1 माइनस R2 कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। पर आपको ये पता है ना कि यहाँ पर जो ये हमने R1 लिखा है ये 1 वर्ष का ब्याज है और जो ये हमने R2 लिखा है वो 1 वर्ष का ही ब्याज है, और जो ये अंतर आया है वो भी 1 वर्ष के ब्याज में ही अंतर है। लेकिन यहाँ पर जो ये 36 रुपये प्रश्न में दिया हुआ है ये तो कितने वर्षों के ब्याज का अंतर है, 4 वर्ष के ब्याज का अंतर है। अगर यहाँ पर ये 4 वर्ष के ब्याज का अंतर 36 रुपये है तो फिर 1 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये ब्याज का प्रकार है ये साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज जो होता है ना वो समान होता है। अगर 4 वर्ष के ब्याज में अंतर यहाँ पर 36 रुपये है तो 1 वर्ष के ब्याज में जो अंतर होगा ना वो कितने का होगा। अगर आप 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर अंतर आ जाएगा 9 रुपये का। अगर 1 वर्ष में ब्याज का अंतर जो है वो 9 रुपये है तो 2 वर्ष में कितना होगा, 18, और 3 वर्ष में यह अंतर कितना हो जाएगा, 27, और 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाना
चाहिए कि 1 वर्ष में जो ब्याज का अंतर होगा वो 9 रुपए होगा। अगर यहाँ पर 4 वर्ष का जो ब्याज का अंतर दिया हुआ है वो 36 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 9 रुपए हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमने मूलधन माना है ना, वो कितना है? 100 यूनिट है। लेकिन प्रश्न के अनुसार तो यहाँ पर मूलधन की वैल्यू दी हुई है, और ये कितनी दी हुई है? 2400 रुपए दी हुई है। और आपको ये भी तो पता है ना कि जब आपने मूलधन 100 रुपए माना है या फिर 100 यूनिट माना है ना, तो उस स्थिति में ही यहाँ पर जो ब्याज में अंतर आया है वो R1 माइनस R2 का अंतर आया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 2400 के बराबर है। तो यहाँ पर 24 का ही तो गुणा किया गया होगा 100 में, तभी तो यहाँ पर 2400 आया है ना। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हमें ब्याज में अंतर निकालना है, अगर मूलधन यहाँ पर 2400 रुपये दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर जो ये ब्याज में अंतर है ना, ये यूनिट में वैल्यू है। जब हमने यहाँ पर मूलधन 100 यूनिट माना था ना, उस स्थिति में ब्याज में अंतर R1 माइनस R2 है। लेकिन जब यहाँ पर मूलधन 2400 है, तो 2400 मूलधन लाने के लिए यहाँ पर 100 यूनिट में 24 का गुणा किया है ना, तो यहाँ पर भी हमें 24 का ही गुणा करना होगा। और यहाँ पर जो ये ब्याज में अंतर आएगा ये कितना आ जाएगा? 24, और ये कोष्टक में लिखेंगे हम R1 माइनस R2। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब प्रश्न के अनुसार तो ब्याज में जो अंतर दिया हुआ है वो कितना है? 36 रुपए का दिया हुआ है। लेकिन आपको बता दिया गया है कि ये तो 4 वर्ष में जो ब्याज में अंतर आएगा वो दिया हुआ है। यहाँ पर जो ये R1 माइनस R2 हमने लिखा है, और ये 24 कोष्टक में R1 माइनस R2 लिखा है, ये तो 1 वर्ष के ब्याज का अंतर है। क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है ना R1, ये तो 1 वर्ष का ब्याज है, और यहाँ पर R2 लिखा है, ये भी 1 वर्ष का ब्याज है। अगर हमें 4 वर्ष का ब्याज यहाँ पर निकालना हो ना, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें 4 का ही गुणा करना होगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। ऐसा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना कि यहाँ पर ये जो ब्याज का अंतर 36 रुपये है, ये 4 वर्ष के ब्याज का अंतर है। और अगर हमें 1 वर्ष के ब्याज का अंतर निकालना है, और ये साधारण ब्याज है, तो हम 36 में 4 से भाग देंगे, तो 1 वर्ष के ब्याज में जो अंतर आएगा वो 9 रुपए का आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो ये 24 कोष्टक में R1 माइनस R2 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये ब्याज में अंतर ही तो है। और यहाँ पर जो ये 36 रुपए से 9 रुपए लाए हैं हम, ये भी 1 वर्ष के ब्याज का अंतर है। तो यहाँ पर जो ये 24 कोष्टक में R1 माइनस R2 लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होगा? ये 9 रुपए के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पर हल करते हैं। आपको समझ में आ गया है कि 1 वर्ष के ब्याज का जो अंतर आया है वो 24 कोष्टक में R1 माइनस R2 आया है। और यहाँ पर जो ये 36 रुपये लिखा हुआ था, ये 4 वर्ष के ब्याज का अंतर है। 1 वर्ष के ब्याज का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 9 रुपये आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 36 ही लिखना है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये अगर 1 वर्ष के ब्याज का अंतर है, तो यहाँ पर अगर आपको 4 वर्ष के ब्याज का अंतर निकालना है, तो आप यहाँ पर भी 4 का गुणा कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप बराबर में 36 रुपये भी लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर 9 लिखना है, तो आप यहाँ पर 4 का गुणा मत कीजिए, तो ये 1 वर्ष के ब्याज का अंतर, और यहाँ पर ये किसके बराबर लिख सकते हो? 9 रुपये के बराबर लिख सकते हो। अब आप इसको हल कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए, ये जो 24 है ये बट्टे में चला जाएगा दाएं पक्ष में, तो यहाँ पर R1 माइनस R2 बराबर क्या आ जाएगा? 9/24 आ जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हो ना कि यहाँ पर R1 क्या माना था हमने? राम ने जिस दर पर धन उधार लिया था, वही तो ये दर है। यहाँ पर R1% वार्षिक दर मानी थी हमने, और R2 क्या मानी थी? ये शाम के लिए हमने मानी थी दर। तो यहाँ पर ये दर में जो अंतर आया है वो किसके बराबर आया है? 9/24 के बराबर आया है। और इसको हम लिख सकते हैं 3/8। अब आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो R1 माइनस R2 आया है, ये क्या आया है? यहाँ पर 3/8 आया है। और अगर हम 3/8 को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 0.375। और यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया था कि वार्षिक ब्याज की दर में अंतर कितना होगा। तो आप ये अंतर देख सकते हो, R1 माइनस R2 क्या है? ये दर ही तो हमने मानी थी। और यहाँ पर ये कितना डिफरेंस आ गया है? 0.375%। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 0.375%, तो यही सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है और एक नए मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? तो आप ऐसा समझिए कि दो मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु ए है और दूसरे मिश्र धातु क्या है? बी है। तो यहाँ पर जो मिश्र धातु ए है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है? तांबे और जस्ते से। और मिश्र धातु जो बी है वो भी तांबे और जस्ते से ही मिली हुई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉपर और ये अनुपात, और यहाँ पर लिख लेते हैं जिंक। तो यहाँ पर मिश्र धातु जो ए दी हुई है उसमें कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3:4। और दूसरे मिश्र धातु जो बी है उसमें यहाँ पर तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है? 5:9 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5:9। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो पहली मिश्र धातु है यानी कि जो ए मिश्र धातु है उसमें कॉपर और जिंक का अनुपात क्या है? 3:4 है। अगर हम यहाँ पर टोटल मिश्र धातु निकाले तो यहाँ पर इन अनुपातों का हम योग करेंगे, 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 यूनिट हो जाएगा। यानी कि जो पहली मिश्र धातु है वो 7 यूनिट है और उस 7 यूनिट में से 3 यूनिट तो कॉपर है और 4 यूनिट क्या है? जिंक है। और दूसरी मिश्र धातु जो यहाँ पर मिश्र धातु बी है, अगर यहाँ पर हम देखें कि टोटल यहाँ पर बी मिश्र धातु कितनी है तो यहाँ पर अनुपात का योग करेंगे, 5 और 9 कितना होगा? 14 होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि मिश्र धातु जो बी है वो 14 यूनिट है। 14 यूनिट में से 5 यूनिट तो कॉपर है और 9 यूनिट क्या है? जिंक है। और 5 और 9 मिलकर कितना हो जाता है? 14 यूनिट हो जाता है। अब करना क्या है? मिश्र धातु ए और बी को हमें मिलाना है, लेकिन किस अनुपात में मिलाना है? 2:3 के अनुपात में मिलाना है। और फिर क्या होता है? एक नए मिश्र धातु सी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मिश्र धातु ए का तो हमें कितना लेना है? 2 यूनिट लेना है, क्योंकि 2:3 दिया हुआ है ना। तो मिश्र धातु ए में से तो हमें कितना लेना है? 2 यूनिट लेना है। और मिश्र धातु जो बी है उसमें से हमें 3 यूनिट लेना है। और दोनों को मिलाकर हमें एक मिश्र धातु बनानी है और उस मिश्र धातु का नाम हम क्या देंगे? सी मिश्र धातु देंगे। और अब हमें ये बताना है कि जो दोनों मिश्र धातु ए और बी को जब हमने मिला लिया है, मिश्र धातु ए को हमने 2 यूनिट लिया है और मिश्र धातु बी को हमने लिया है 3 यूनिट, और इस प्रकार जब हमने इनको मिलाया है तो एक नई मिश्र धातु बनी है और उस मिश्र धातु का नाम हमने सी दिया है। और प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो मिश्र धातु सी है उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो यहाँ पर ये पहले मिश्र धातु यानी कि जो मिश्र धातु ए की यहाँ पर कुल मात्रा जो दी हुई है वो 7 यूनिट है और मिश्र धातु जो बी है उसकी यहाँ पर मात्रा 14 यूनिट दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ये मात्रा जो है ना इसको बराबर करना चाहिए। तो यहाँ पर तो 14 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको 7 में 2 का गुणा करना होगा, क्योंकि 7 × 2 करने पर ये मिश्र धातु भी 14 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 4 में भी 2 का गुणा करना होगा और हमें यहाँ पर 3 में भी 2 का गुणा करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर नया अनुपात भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम ए और यहाँ पर बी लिख लेते हैं। यहाँ पर ये कॉपर है, ये है जिंक और यहाँ पर है ये टोटल मिश्र धातु। तो अब ये अनुपात नया वाला क्या आएगा? 3 में 2 का गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मिश्र धातु ए में कॉपर का अनुपात 6 हो जाएगा और यहाँ पर जिंक का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और 6 और 8 मिलकर ये 14 यूनिट हो जाएगा। और मिश्र धातु बी में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये पहले से ही 14 यूनिट था। तो यहाँ पर तो हम ऐसे का ऐसी 5:9 लिख देंगे। 5 और 9 मिलकर तो यहाँ पर 14 यूनिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? मिश्र धातु जो ए और बी को मिलाना है, लेकिन किस अनुपात में मिलाना है? 2:3 में। यानी कि आपको जो मिश्र धातु ए है उसका आपको 2 यूनिट लेना है और मिश्र धातु जो बी है उसका आपको 3 यूनिट लेना है। तो आपको करना ही क्या है? यहाँ पर आप 2 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पर आप 3 का गुणा कर दीजिए। लेकिन जब आप यहाँ पर 14 में 2 का गुणा कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इस अनुपात में भी तो 2 का ही गुणा करना होगा। और यहाँ पर अगर आप 14 में 3 का गुणा कर रहे हो, क्योंकि आपको मिश्र धातु बी का 3 यूनिट लेना है, तो यहाँ पर आपको 3 का गुणा करना होगा और यहाँ पर भी आपको 3 का गुणा करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नया अनुपात क्या आ जाएगा। मिश्र धातु ए और ये मिश्र धातु क्या है? बी है।
अब यहाँ पर आप देखिए कि कॉपर और जिंक का नया अनुपात क्या होगा, और यहाँ पर हम टोटल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मिश्र धातु ए में जो ये अनुपात है वो कितना हो जाएगा। अब 6 में यहाँ पर 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर 8 में 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 16। 12 और 16 कितना होगा, ये तो आपको पता है ना कि यहाँ पर हो जाएगा 28, और 14 गुणा 2 करने पर भी 28 ही आएगा। मिश्र धातु बी में देखिए आपने यहाँ पर 3 का गुणा किया है अनुपात में, तो 5 गुणा 3 करने पर 15 आएगा, और यहाँ पर 9 गुणा 3 करने पर 27 आएगा। और आप अगर 15 और 27 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 42 यूनिट आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 14 गुणा 3 करने पर भी 42 ही आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो सी मिश्र धातु बनेगी उसमें कॉपर कितनी मात्रा में होगा। तो आपने ए से कितना मिलाया है, 12 यूनिट मिलाया है, और मिश्र धातु बी से कॉपर कितना मिलाया है, 15 यूनिट मिलाया है। तो 15 + 12 कितना हो जाएगा, 27 यूनिट हो जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि आपने जिंक कितना मिलाया है, 16 + 27 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 43। तो यहाँ पर कॉपर और जिंक का अनुपात कितना आएगा, 27:43 आएगा। आप ये देख सकते हो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 27:43, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 8 छात्रों के औसत अंक 7 है। यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 6 के बजाय 10 लिए गए। सही औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि 8 छात्रों का औसत अंक यहाँ पर 7 दिया हुआ है, लेकिन ये औसत अंक सही नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि आपको पता है कि जब हम औसत अंक निकालेंगे तो उस स्थिति में क्या करना होता है, हमें यहाँ पर 8 छात्रों का औसत अंक निकाला गया है ना कि 7 है। तो अगर 8 छात्रों का हमें औसत अंक निकालना होता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, 8 छात्रों के अंकों का योग निकालते हैं, और उसके बाद हमें 8 का भाग भी देना होता है उस योगफल में। लेकिन ये योगफल जो आएगा यहाँ पर वो गलत आएगा। उसका कारण ये है क्योंकि हमने गलत संख्या जोड़ी है। हमें जोड़ना तो क्या था, उसमें 6 जोड़ना था, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, वहाँ पर हमने 10 जोड़ दिया। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 8 छात्रों के औसत अंक 7 है, तो हम 8 छात्रों के अंकों का योग निकाल कर देखते हैं कि कितना आएगा। तो 8 छात्रों के अंकों का योग यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर औसत दिया हुआ है 7। अगर औसत में हम 8 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 8 यहाँ पर बच्चों की संख्या है, तो 7 × 8 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यानी कि अंकों का योग कितना आया था, 56 आया था। इसी कारण औसत कितना आया था, 7 आया था। लेकिन यहाँ पर जो ये 56 योगफल आया है, ये योगफल गलत है। और गलत का कारण ये है क्योंकि इसमें 10 जुड़ा हुआ है, जबकि जोड़ना क्या था, उसमें 6 जोड़ना था। तो अब हम ये गलती सुधार सकते हैं क्योंकि हमें गलती पता लग गई है। तो यहाँ पर जो योगफल 56 आया है, ये 56 नहीं आना चाहिए था क्योंकि इसमें 10 जुड़ा हुआ है, जबकि 10 तो जुड़ना ही नहीं था, 10 के स्थान पर 6 जुड़ना था। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो गलती हुई है कि हमने 10 जोड़ा है, तो उस 10 को हम यहाँ से घटा लेंगे। तो 56 में से 10 घटाने पर कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर 10 तो घटा लिया, लेकिन अब हम यहाँ पर 6 तो जोड़ेंगे क्योंकि 6 तो हमें जोड़ना ही था। तो यहाँ पर ये 46 जो आया है, इसमें हमें 6 जोड़ना होगा। 46 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52। यानी कि जो अंकों का योगफल यहाँ पर 56 आया था, गलती के कारण वो योगफल सही कितना आएगा, 52 आएगा। तो यहाँ पर ये सही योगफल है 52। तो अब हम सही औसत भी निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमें ये पता लग गया है कि जो हमारी गलती हुई थी उस गलती को हमने सुधार लिया है, और यहाँ पर अंकों का योगफल 52 आना चाहिए था। जब योगफल 52 आना चाहिए था तो यहाँ पर अब हम औसत निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 8 छात्रों के अंकों का औसत निकालना है, और ये 52 जो लिखा हुआ है ये 8 छात्रों के अंकों का योग है। तो यहाँ पर हमें 8 से भाग देना होगा औसत निकालने के लिए। तो 52 में अगर 8 से भाग दिया जाएगा तो 8 × 48 होगा, यहाँ पर 8 × 5 = 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6.5 अंक आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 6.5 अंक, तो यही सही औसत होगा।